नमस्कार। आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक ऐसी भूमिका पर बात करेंगे जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है। मेरा मतलब है उनकी आर्थिक सोच, और इसे हम उनकी 1923 की एक किताब है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, उसके जरिए समझेंगे। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी पीएचडी थीसिस थी। हमारा मकसद है उनके उन आर्थिक विचारों को जानना जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित किया, पर जो अक्सर उनकी सामाजिक न्याय वाली पहचान के पीछे छिप जाते हैं। हमारी ये जो बातचीत है, ये एक पुस्तक समीक्षा पर आधारित है जो इस काफी गहरी किताब के मुख्य पॉइंट सामने लाती है। आइए इसे खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले अंबेडकर ने इस किताब में क्या सवाल उठाए थे? मतलब रुपए को लेकर उस वक्त असल मुद्दा क्या था? हाँ। और क्या ये जो ब्रिटिश राज की नीतियां हैं मुद्रा को लेकर, वो हम भारतीयों के लिए, खासकर आम आदमी के लिए सही हैं? क्या वो न्याय संगत थी? और उनकी नज़र में इस प्रॉब्लम की मतलब जड़ क्या थी? वो किस चीज़ को जिम्मेदार मान रहे थे? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अंबेडकर ने उंगली उठाई सिल्वर स्टैंडर्ड पर। मतलब उस वक्त रुपए का मूल्य चांदी की कीमतों के हिसाब से तय होता था, जबकि दुनिया धीरे धीरे गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ जा रही थी। तो चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत था, जिससे विनिमय दर स्थिर नहीं थी। और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ रहा था? गरीब किसानों पर, मजदूरों पर, जिनकी आमदनी तो फिक्स थी लेकिन महंगाई उनकी कमर तोड़ रही थी। अच्छा, तो अगर सिल्वर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम थी, तो अंबेडकर ने कोई सोल्यूशन भी दिया होगा ना, कोई विकल्प सुझाया? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि भारत को गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाना चाहिए, यानी मुद्रा का मूल्य सोने की एक तय मात्रा से जुड़ा हो। उनका तर्क था कि सोना जो है वो दुनिया भर में ज्यादा स्थिर है, ज्यादा मान्यता प्राप्त है। इससे रुपए को एक विश्वसनीयता मिलेगी और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें भी आसानी होगी। हाँ, उन्होंने चुनौतियों की बात भी की, पर कहा कि स्थिरता के फायदे ज्यादा हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ स्टैंडर्ड बदलने की मतलब एक तरह से टेक्निकल बात थी, या अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार की जो पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उस पर भी सवाल उठाए? नहीं नहीं, ये सिर्फ टेक्निकल बात नहीं थी। उन्होंने बहुत मजबूती से ये तर्क दिया कि ब्रिटिश नीतियां असल में भारत को सिर्फ एक कच्चे माल का सप्लायर बनाकर रखना चाहती थीं, ताकि ब्रिटेन के अपने उद्योगों को फायदा मिले। ये नीतियां भारत के खुद के उद्योग धंधों को पनपने नहीं दे रही थीं और देश को, आप कह सकते हैं, गरीबी में धकेल रही थीं। तो ये सिर्फ मुद्रा नीति नहीं, बल्कि एक तरह से आर्थिक साम्राज्यवाद की आलोचना थी। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि सुनने में आया है कि इसी किताब में 1923 में ही उन्होंने एक सेंट्रल बैंक का आइडिया भी दिया था। मतलब एक ऐसा संस्थान जो आज आरबीआई के रूप में हमारे सामने है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है। और ये उनकी कमाल की दूरदृष्टि दिखाता है। उन्होंने तर्क दिया कि देखिए, मुद्रा नीति को संभालने के लिए, वित्तीय स्थिरता के लिए एक स्वतंत्र, एक स्वायत्त केंद्रीय संस्था होनी चाहिए। और उनके इसी विश्लेषण, इसी थीसिस में सीधे तौर पर हिल्टन यंग कमीशन को प्रभावित किया था। और उसी कमीशन की सिफारिशों पर 1935 में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। कमीशन ने बाकायदा अंबेडकर के विश्लेषण का जिक्र किया था। ये तो वाकई कमाल है। पर एक और बात थोड़ी हैरान करती है। उस समय के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड कीन्स। वो भी तो इसी विषय पर लिख रहे थे। फिर अंबेडकर की बात को इतनी तवज्जो क्यों मिली? हाँ, ये एक बहुत ही रोचक पहलू है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो कीन्स और अंबेडकर दोनों ने भारतीय मुद्रा पर लिखा, ये सही है। लेकिन जब ब्रिटिश संसदीय समितियों ने दोनों के काम को देखा, परखा, तो उन्होंने अंबेडकर के विश्लेषण और उनके सुझावों को भारतीय हालात के लिए ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा प्रैक्टिकल माना। शायद इसकी एक वजह यह थी कि अंबेडकर ने भारत के जो स्थानीय व्यापार थे, जो कृषि थी, जो आम लोग थे, उन पर पड़ने वाले असर का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। जबकि कीन्स का नजरिया शायद थोड़ा ज्यादा मैक्रो, ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय वित्त वाला था। तो इसका मतलब क्या है? आज के समय में, मतलब 21वीं सदी में, इस पुरानी किताब की, इन आर्थिक बहसों की क्या अहमियत है? क्या कुछ सीखने को मिलता है? बिल्कुल, इसका गहरा मतलब है, और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाता है कि देखिए, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय ये अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब अर्थव्यवस्था अस्थिर होती है या रुपया कमजोर होता है, तो इसकी सबसे भारी मार समाज के सबसे गरीब, सबसे वंचित तबके पर पड़ती है। महंगाई बढ़ती है, जरूरत की चीजें महंगी हो जाती हैं। अंबेडकर का काम यही दिखाता है कि आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो सबका ख्याल रखें, समावेशी हों, न कि सिर्फ कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाएं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ हमारे संविधान निर्माता या सामाजिक न्याय के एक बड़े प्रतीक ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत ही काबिल और दूर की सोचने वाले अर्थशास्त्री भी थे।
और उनके आर्थिक विचारों ने कहीं ना कहीं आज़ाद भारत की आर्थिक नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाई, भले ही हम उनके इस पहलू पर ज्यादा बात ना करते हों। और यहीं पर ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न फंकता है कि हम अक्सर ऐसा क्यों करते हैं कि जो बड़ी ऐतिहासिक हस्तियां होती हैं उन्हें किसी एक खांचे में, किसी एक पहचान में बांध देते हैं। जैसे अंबेडकर का नाम आते ही अक्सर लोगों के जहन में सिर्फ जाति व्यवस्था या आरक्षण की बात आती है, और ऐसा करने से हम उनके व्यक्तित्व के जो दूसरे अहम पहलू हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, जैसे बुनियादी क्षेत्र में उनका इतना गहरा योगदान, उसे समझने से चूक जाते हैं। ये सोचने वाली बात है ना कि कहीं हम इतिहास को जरूरत से ज्यादा सरल बनाकर उसकी असल जटिलता और समृद्धि को अनदेखा तो नहीं